CAPF स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सिंस पहला मेंस था, पहला ही अटेम्प्ट था, थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट था, तो मैंने सोचा कि CAPF को देते हैं, ये अच्छा एग्जाम है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता था कि पहला स्थान आ जाएगा। मैंने तैयारी करी थी, रिटर्न दे के आए थे, रिटर्न अच्छा हुआ था, थोड़ा इजी भी आ गया था, और इतना इजी आ गया था कि लाइक लास्ट ईयर कट ऑफ 117 आई थी पेपर 1 की, इस बार 138 है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे मदर फादर मिले जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ ले, ये ज़रूर कहा कि बेटा आप छोड़ दे, बहुत हो गया है। इसमें लगभग 150 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास वैकेंसी आती है, और 2023 में लगभग 320 वैकेंसीज आई हैं। जरूरत के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। हाँ, वो सब ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, वो तो चेंज होती रहती है। नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ हिमांशु वत्स हैं जिनका CAPF में रैंक 1 के साथ सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा कुछ मैं बताता हूँ CAPF के बारे में और बहुत कुछ हिमांशु जी बताएंगे। मुझे जितना पता है कि लगभग 3-3.5 लाख बच्चे हर साल वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं वैकेंसी के लिए, और उनमें से मात्र 150 या 160 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उन 3.5 लाख में 160 में भी पहली रैंक हासिल करने वाले हिमांशु जी हैं। और इस वक्त हम लोग दिल्ली का लास्ट गांव है, गांव में ही शूट कर रहे हैं, और हिमांशु जी गांव में ही रहकर तैयारी करते थे। जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि CAPF होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबिलिटी UPSC के ही बच्चों को टैकल करते हैं, CGL वालों को। तो सबसे पहले बताइए CAPF क्या होता है। सर UPSC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा काफ़ी सारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज एक एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग सर्विस एक एग्ज़ाम है, CAPF भी एक एग्ज़ाम है, मेडिकल सर्विस भी एक एग्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, उन्हीं में से एक एग्ज़ाम है CAPF। CAPF स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि हमारी पैरामिलिट्री तो नहीं बोलेंगे, बट आप पैरामिलिट्री की तरह कंसीडर कर सकते हो। और ये हमारी BSF, CRPF, CISF, ITBP एंड SSB ये हमारी फोर्सेज हैं, जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने वाली फोर्सेज हैं, इलेक्शंस में अपनी ड्यूटीज़, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करने वाली फोर्सेज हैं। तो ये कहीं ना कहीं A क्लास की जॉब होती है। जी सर, ये एक ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है सर, असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे UPSC होता है तो UPSC के थ्रू हम IAS, PCS, IFS या IRS बनते हैं। जी सर। तो इसमें CAPF के अंतर्गत क्या होता है। सर CAPF के अंदर हमारी पोस्ट एक ही होती है, असिस्टेंट कमांडेंट। फोर्सेज 5 होती है। ओके। तो उन 5 में से आप चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो, और फिर आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको वो चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने क्या चूज किया था। सर मेरी पहली चॉइस CISF है। वर्दी लगा, कैप, ऐसा कुछ चाहिए था। यूनिफॉर्म, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म का क्रेज तो शुरुआत से था। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी पर्सन ना तो पुलिस के अंदर है, ना आर्मी के अंदर है, इवन कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो था कि मुझे वो शुरुआत करनी है, और यूनिफॉर्म आ जाए तो क्या बात है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपके मन में पहली बार कैसे CAPF के बारे में कैसे पता चले, क्योंकि आप एक तो गांव में रहते थे। UPSC कहीं ना कहीं क्योंकि IPS IAS होते हैं जिले में, तो पता चल जाता है, लेकिन इसके बारे में CAPF के बारे में कब पता चला आपको। सर एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन जब खत्म हुई थी तब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू करी थी, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि CAPF भी एग्जाम है, तू दे और तू कर सकता है वो क्लियर। तो मैंने 2019 में तो भरा नहीं, मैंने सोचा कि अभी तो मेरी तैयारी उतनी है नहीं, तो मैंने 2020 में पहली बार भरा, और मेरा प्रीलिम्स जब सिविल सर्विस का क्लियर हुआ तो मैं मेंस की तैयारी, सिंस पहला मेंस था, पहला ही अटेम्प्ट था, थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट था। तो मैंने सोचा कि CAPF को देते हैं, ये अच्छा एग्जाम है। और रिटर्न क्लियर हुआ, फिजिकल मेडिकल क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक गया, फाइनल मेरिट में मैं 6 मार्क्स से मिस कर गया। मतलब फाइनल मेरिट में मैं इंटरव्यू में टोटल जो फाइनल मेरिट रिटर्न और इंटरव्यू का मिला के, और मेरे 6 मार्क्स कम थे और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और देन ये फिर मेरे को मोटिवेशन आ गया कि मैं पहले अटेम्प्ट में अगर इंटरव्यू तक जा सकता हूँ तो मतलब मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि 6 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होते हुए आप क्लियर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक तो पहली डिमांड होती है कि यार सिलेक्ट हो जाए, जॉब मिल जाए। आपने तो मतलब पिछली बार 6 नंबर से रुक गया था, तो इस बार यही रहा होगा कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपने पहला स्थान ही हासिल कर लिया। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score।
सर ये तो मुझे भी नहीं पता था कि पहला स्थान आ जाएगा। मैंने तैयारी करी थी, रिटर्न दे के आए थे, रिटर्न अच्छा हुआ था, थोड़ा इजी भी आ गया था और इतना इजी आ गया था कि लाइक लास्ट ईयर कट ऑफ 117 आई थी पेपर 1 की, इस बार 138 है। तो वो थोड़ा वो इजी मेरे को थोड़ा ज़्यादा इजी लगा क्योंकि मैंने तैयारी ठीक से कर ली थी वो पिछले फेलियर के बाद। अच्छा, प्रीवियस ईयर का जब रिजल्ट आया था तो उसमें आपको पता चला कि 6 नंबर से मेरा नहीं होगा। जी सर। तो जब आपने उसका एनालिसिस किया होगा तो कैसे पता चला किस चीज़ में मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है कि अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसको कैसे आपने कैच किया? सर एनालिसिस जब मैंने किया तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली कि मेरे साइंस में बहुत कम मार्क्स थे। मैंने आपको जैसे बताऊं कि इसके अंदर जनरल साइंस आती है 6 to 10th की एनसीईआरटी में से, तो 29 क्वेश्चंस थे लास्ट 2020 में और मेरे 17 ठीक थे, लेकिन 2021 में 29 में से मेरे 25 ठीक हैं, तो 20-30 मार्क्स तो यहाँ से आ गए। हाँ। देन मैथ्स एंड रीजनिंग भी मेरा, क्योंकि मेरा फोर्टे है वो, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरे 2-3 क्वेश्चन फिर भी गलत हो गए थे 2020 में, लेकिन इस बार सारे सही हुए। और तीसरा करंट अफेयर्स है। ये 3 चीज़ों के ऊपर काम किया, बाकी सब सेम है। बाकी इंटरव्यू पे मेहनत करी बहुत। चलिए, रैंक 1 आई है तो इसके पीछे कहते हैं ना कि आपके सफलता के पीछे क्या राज है, तो रैंक 1 लाने के पीछे पढ़ाई के उद्देश्य से क्या राज है? मतलब कैसे पढ़ाई करते थे, किसी कोचिंग संस्थान की सहायता से करते थे या घर में ही रहकर पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ? सर मैंने ये सारी प्रिपरेशन तो घर से ही करी है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली CAPF के लिए। हाँ, मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए जो कि हर एक स्टूडेंट देता भी है, क्योंकि तो हाँ, इसके लिए जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और बाकी मोटिवेशन की बात करें तो सर जैसे मैंने बताया मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हमेशा से था कि गांव के लिए कुछ बड़ा करना है। तो आज मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ कि जो रैंक 1 है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये गाँव के 3000 लोगों की भी है। मैं जटीगरा गाँव से बिलोंग करता हूँ जो कि नजफगढ़ का पार्ट है साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये रैंक 1 उन 3000 लोगों की भी है, और पिछले 1 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो 15,000 बच्चे हैं उन सबकी रैंक 1 है ये। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन था कि इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि CAPF में ना तो कोचिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ना ही स्ट्रेटेजीज इतनी ज़्यादा है, क्योंकि टॉपर आते हैं और चले जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन क्या बना। मतलब आपका एक नया इतिहास रचना है सर मेरे मन कहीं ना कहीं रच भी दिया है कि CAPF के लिए कुछ अच्छा करना है CAPF के लिए, ताकि CAPF की एटलीस्ट मेरी नहीं CAPF की पॉपुलैरिटी इतनी हो जाए कि हर एक जवान जो यूथ है जो सोचता है कि मेरे को UPSC करना नहीं हो पाता, तो वो CAPF को भी एक अपनी अपॉर्चुनिटी समझे और एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनने का उसका सपना वो पूरा हो जाए। इस वीडियो के थ्रू जिसको नहीं पता होगा पता चल जाएगा। जी सर, डेफिनेटली। आपने बोला कि 3000 गांव के लोगों का भी हाथ था मेरे सिलेक्शन पीछे। जी सर, डेफिनेटली। जब रिजल्ट आया तो मिठाई वगैरह खिलाएं कि नहीं? पूरे गाँव में मैंने 10 किलो से भी ज़्यादा मिठाई बंटवाई। और हमको भी अभी जब आए तो हम लोग को भी आपने मिठाई खिलाई। ओके सर। सर जैसे आप प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो उस समय कहीं ना कहीं मतलब क्लियर तो नहीं होता कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे, तो उस समय माइंड में कहीं प्लान बी वगैरह भी चल रहा था क्या? क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक एज भी होती रहती है कि अब आगे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, घर परिवार भी चलाना होगा, तो उस दौरान कैसे क्या होता था? सर लास्ट ईयर में अगर आपको प्लान के बारे में बताऊं तो लास्ट मेरा मेन फोकस सिविल सर्विसेज था, लेकिन जब मैं 2022 का प्रीलिम्स में फेल हुआ तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि अभी 3 साल हो गए हैं हिमांशु, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब के थ्रू, कुछ मेंटोरशिप भी देना शुरू करी, ताकि जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है उससे वो लोग सीखें, और सीख भी रहे हैं बच्चे। मुझे बोलते हैं कि सर काफ़ी ठीक था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा बहुत एक बूस्ट मिला मुझे। और इसके अलावा सर मैंने ये दिमाग में था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मुझे एक दिल्ली में TGT कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मुझे वो देना था। फिर वो अभी 25 जून को है, तो अब तो शायद मैं दूंगा कि नहीं पता नहीं। और एक फिर मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं हुआ तो EPFO का जो एग्ज़ाम अभी आ रहा है जुलाई में, तो उसको देना है। बाकी मेरा 2022 का इंटरव्यू जो CAPF का है वो भी लाइंड अप है, अगर इसमें नहीं होता तो उधर तो होना था। तो कहीं ना कहीं जब पिछली बार नहीं हुआ 6 नंबर से, तो मम्मी पापा लोग कुछ कह रहे थे, ऐसा कुछ बोले कि रहने दो या फिर हौसला अफजाई की तुम करते रहो हो जाएगा? उस दौरान क्या था? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे मदर फादर मिले जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ ले, ये ज़रूर कहा कि बेटा अब छोड़ दे, बहुत हो गया है, मतलब पढ़ाई पढ़ लिया है अब छोड़ दे। ये कभी नहीं कहा कि बेटा ये पढ़ ले या ये कर ले, वो वाला एग्ज़ाम दे ले, क्योंकि वो भी उतने ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, तो उनको हमेशा से ये था कि जो भी ये करेगा ना अच्छा करेगा। कहीं ना कहीं अगर उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी तो आप टॉपर भी रहे होंगे। सर मैं 12th में टॉपर था अपने पूरे नजफगढ़ का, और आई स्कोर्ड 97.2% इन 12th 2015। ओके सर। सर अब CAPF में फिर से वापस आते हैं, उसकी बात करें तो इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपका एग्ज़ाम निकल गया तो इसका क्या प्रोसेस, कैसे कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू होता है इसमें, आई थिंक फिजिकल मेडिकल वगैरह भी होता है, उसको एक बार विस्तार से अगर बताएं।
सर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये यूपीएससी का ही एग्ज़ाम है जिसका नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में निकलता है। इसमें लगभग 150 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास वैकेंसी आती है और 2023 में लगभग 320 वैकेंसीज आई हैं। जरूरत के अनुसार बढ़ती घटती रहती हाँ वो सर ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, वो तो चेंज होती रहती है। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है जिसमें 2 पार्ट है, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 टोटली एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपको ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, सब्जेक्टिव ग्रामर ये करना होता है। अच्छा, बीच में अगर टोको तो इसमें हिंदी इंग्लिश का भी कुछ ऐसा कुछ होता है? सर इसमें पेपर 1 में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, आपकी चॉइस है, एमसीक्यू है वो तो। पेपर 2 में आप हिंदी के स्टूडेंट अगर हो तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो, बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है इधर। ओके सर, आप इसके आगे फिर क्या प्रोसेस? इसके आगे अगर आप पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 का चेक, उसमें मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए 200 में से। फिर इन दोनों का टोटल आपका होगा और वो कट ऑफ आएगी अलग से। फिर जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका फिजिकल मेडिकल होगा। फिजिकल मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ पास करना है, कोई मार्क्स नहीं है उसके। अगर फिजिकल मेडिकल की बात करें उसमें अंदर जाए तो उसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है? सर फिजिकल में आपको 1 महीना पहले डेट्स आ जाते हैं कि अभी आपका फिजिकल है। और फिजिकल में आपका बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है। हाइट की बात करें तो हाइट बॉयज़ के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। वेट भी चाहिए होता है। वेट आपका चार्ट आता है यूपीएससी का नोटिफिकेशन के अंदर ही, उसमें मेंशन होता है कि आपकी इतनी हाइट है, इतनी। कहीं ना कहीं जैसे पुलिस में होता है ना कि कोई वैसे ही होता है। ओके सर, आगे गर्ल्स के लिए जो हाइट है 157 है। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर इसमें होता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी फिजिकल एबिलिटीज चेक की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले होती है 100 मीटर रेस जो बॉयज़ को 16 सेकंड में करनी है, गर्ल्स को वो 18 सेकंड में करनी है। देन 800 मीटर होती है जिसको आपको 3 मिनट 45 सेकंड में करना है फॉर बॉयज़, एंड गर्ल्स के लिए इट इज़ 4 मिनट 45 सेकंड सर। देन थर्ड इवेंट होता है हमारा लॉन्ग जंप जिसके अंदर बॉयज़ को 3.5 मीटर जंप करना है, 3 चांसेस मिलते हैं, और गर्ल्स को 3 मीटर में करना होता है। देन उसके बाद शॉर्ट पुट होता है। बॉयज़ के लिए शॉर्ट पुट है 16 फीट होता है शायद, 7.26 kg की बॉल होती है जिसको आपको फेंकना है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल होता है कई दिनों तक होता है, ऐसा कुछ? एक ही दिन में हो जाता है, एक दिन में सारी चीज़ें हो जाती है? एक दिन में हो जाता है, अगले दिन फिर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर सीधा इंटरव्यू? हाँ उसमें टाइम लगता है थोड़ा। ओके जी सर। इंटरव्यू बाद आप पता चल जाता है कि आप कुछ बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। मेडिकल में भी चीज़ें होती है, मैं अगर वो बताना चाहूँ तो हाँ। तो मेडिकल के अंदर आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, आपके टीथ, आपकी ईयर, आपके नोज, आपकी आई के बारे में बता दूँ, +-4 डायोप्टर इज द कट ऑफ। इससे ज़्यादा अगर आप हैं या इसके पीछे भी है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो। आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह अगर है तो उसकी सर्जरी की आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। 6 महीने तक कोई ताज़ा सर्जरी वो अलाउड नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा बाकी आप फ्लैट फुट, नॉकनीज एंड प्राइवेट पार्ट्स वो सब चेकिंग होती है सर। अच्छा, जैसे एयरफोर्स वगैरह में होता है ना कि कई बार सुनने में आता है कि उसके कान में प्रॉब्लम थी तो उसे कुछ समय दिया जाता है, तो ऐसा कुछ इसमें भी होता है? सर एक्चुअली में इसमें उधर होता है री मेडिकल, ये अब रिव्यू मेडिकल है। रिव्यू मेडिकल लाइक आप अगर मेडिकल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। पहले वो रिव्यू मेडिकल 45 डेज बाद होता था, तो स्टूडेंट के पास टाइम होता था कि वो अप्लाई ठीक करा ले अपना, हाँ, सही करवा ले। अभी वो 1 दिन का कर दिया गया है ताकि एग्जाम प्रोसेस जो डिले चल रहा है उस डिले को कम करने के लिए वो सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस कर दिया गया है। तो अगर आपका मेडिकल आज है तो आपका रिव्यू मेडिकल अगर मिलता है आपको तो आपको कल देना पड़ेगा वो, और उसमें अगर आप बाहर होते हैं तो आप फिर रिजेक्ट हो गए हो फिर। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप इन सभी पैमानों को मापते हुए आप एक ऑफिसर बन सकते हैं CAPF के तहत। जी सर। ओके सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और था कि इतना पढ़ाई कर रहे थे तो स्टेट PCS के लिए कभी एग्जाम वगैरह नहीं दिया आपने? सर कहीं ना कहीं मैंने दिए हैं स्टेट PCS, मैंने हरियाणा सिविल सर्विस दिया, बट मैंने मेंस नहीं दिया, मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया लेकिन मैंने मेंस देने नहीं गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। एंड मैंने UP PCS दिया लेकिन जो प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट सर वो मेरा कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, मेरे मन में था कि मैं दिल्ली का हूँ तो मैं या तो दिल्ली गवर्नमेंट में काम करना चाहूँगा या फिर सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं कुछ। तो बोलते तो आप मिलने हैं लेकिन कहीं ना कहीं गाँव का एरिया आ जाता है ना। सर वही चेंज करना है ना, वही चेंज करना है कि अभी मैं किसी को अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, मैं बताता हूँ नजफगढ़ से, तो उनका कहना होता है कि नजफगढ़ तो हरियाणा में है, लेकिन नहीं, हमें वही चेंज करना है कि नजफगढ़ भी दिल्ली में है। दिल्ली में है। जी सर। अच्छा, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी देख के लगता है कि आप NDA के लिए भी एलिजिबल थे? जी सर, मैंने 2 बार NDA दिया। पहली बार मैं रिटर्न नहीं कर पाया था 2014 में, और 2015 में मैंने NDA रिटर्न क्लियर किया और आई थिंक काफ़ी अच्छा स्कोर था बिकॉज मेरा मैथ्स हमेशा से ही अच्छा है। मेरा मैथ्स ऑप्शनल भी है सिविल सर्विसेज में,
तो बट उसके बाद मैं SSB क्लियर नहीं कर पाया। फिर CDS मैंने कभी नहीं दिया। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि CDS क्यों नहीं दिया। तो मैंने उनको क्लियरली अपनी स्माइलिंग फेस के साथ बोला कि सर मैं शुरुआत से ही क्लियर था कि मुझे UPSC सिविल सर्विस की तरफ काम करना है, और फिर CAPF भी मैंने दिया। तो मैं अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना चाहता था CDS में। नो हेट फॉर एनी ऑफ द फोर्सेस, दे आर डूइंग ग्रेट, बट मेरी जो मोटिवेशन थी वो सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा थी। ये भी बोल सकते थे मैंने अब ठान लिया है, सपना देखा था, अब उसे करके दिखाना था, मुझे CAPF में ही आना है, अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी सर, मुझसे पूछा गया था कि आप जिस कॉलेज से हो, लाइक मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट रेट बहुत हाई है, तो उधर से आपको मिल सकती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि आपने प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे आप। तो मैंने कहा सर मैं बैठा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें कि क्यों नहीं बैठे। तो मैंने बोला कि सर मैं शुरुआत से ही क्लियर था कि मुझे यही करना है, और मैंने डिसाइड किया था खुद के लिए कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट में दूंगा। अगर इसमें नहीं होता तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरी कोई वेस्ट तो जा नहीं रही है, तो वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा जवाब था, और रियल यही जवाब था। हम अभी बीच में आप बता रहे थे कि पढ़ाई दौरान आप बच्चों को पढ़ाते भी थे। यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ सर, मेरा यूट्यूब चैनल है UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। सब वीडियो, आप पहला वीडियो कब डाले थे? सर मैं 22 जून को प्रीलिम्स में फेल हुआ था। हाँ। और मैं 7 दिन इतना डिमोटिवेटेड था कि तीसरा अटेम्प्ट, एक बार मैं मेंस लिख चुका हूँ, उसके बाद भी मैं 2 प्रीलिम्स में बैक टू बैक फेल हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो गया था। तो 27 जून को चैनल बनाया था, और 28 जून को पहली वीडियो डाली थी। अभी जल्दी ही वो 1 साल पूरा होने वाला है। कितने वीडियो डाल चुके हैं अभी तक? अब तक मैं 107 से 108 वीडियो डाल चुका हूँ, और लास्ट 4 वीडियो तो मेरी सेलिब्रेशंस वाली हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे भी वो रिएक्शन देखें। बिल्कुल, रैंक 1 का रिएक्शन क्या होता है, सिलेक्शन के बाद क्या खुशी होती है, और कैसे गाँव में सेलिब्रेशन होता है। तो वही, तो वो 4-5 वीडियो वो अगर देख हटा भी दें तो 100 वीडियो के अराउंड है जो एजुकेशन वाली है। कहीं ना कहीं जैसे आप पढ़ाते ही थे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन, उसमें उस ज्ञानवर्धन ही होता है। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतने बच्चों से जो इंटरेक्शन किया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी इंटरव्यू में जो 90 और जो 110, ये 20 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है। लाइक 6 मार्क्स से बाहर हो जाना और 20 मार्क्स सीधे इंटरव्यू में ही खींच लेना, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो उसने मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, बच्चों से बात करना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना, क्योंकि हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम होती है। उसको कोई कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई कहीं, तो उनको सोल्व करना, और उससे पर्सनैलिटी मिली। देन उसके बाद मेरे कुछ मेंटोर हैं, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो पिछले मैं कहूँ तो मेरे 7 साल से मेरे साथ हैं, और उन्होंने बहुत, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे अभी भी है और अभी भी हेल्प करते हैं। तो आप बारी की आप हेल्प करें उनकी? बिल्कुल सर, मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, और चाह रहा हूँ कि अपनी जो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो मैं उनको भी दे सकूँ। बाकी मेरे एक मेंटोर थे इंटरव्यू के, जिन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू के लिए गाइड किया। मेरे 8-10 मॉक इंटरव्यू बैक टू बैक, रातों रात लेना, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मुद्दे पे आते हैं जी सर, यूट्यूब से अर्निंग वगैरह करते थे कि नहीं? सर मैंने 1 साल हो गया है, मुझे होने वाला है, और अभी तक मेरे पास यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं आया है। लेकिन उसने जो कुछ और अर्जित किया आपने, हाँ, कि आपका ज्ञानवर्धन होता रहा, वो कहीं ना कहीं दिलवा दिया आपको CAPF में सिलेक्शन। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यूट्यूब से अर्निंग नहीं करी, यूट्यूब से नहीं करी, बट यूट्यूब ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मैंने फिर अपनी जो मेंटोरशिप थी उसके थ्रू थोड़ी बहुत अर्निंग की है। ओके सर, अपने चैनल का नाम लेना चाहें, सब्सक्राइब करवा सकते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं तो चाहूँगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मेरे चैनल का नाम आए, मेरा नाम आए, आप जिन्हें बोल सकते हैं अपने चैनल का जी नाम। सर बिल्कुल, मेरे चैनल का नाम है UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स, जिसमें मैं CAPF की पैटर्न से लेकर के और पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, हर चीज़ की मैंने वीडियो बनाई है। पेपर 1 की अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 2 की अलग प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू की अलग प्लेलिस्ट है। आप बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट्स गिवन है, आप जब चाहे तब मैसेज कर सकते हैं। तो सर ने जिस चैनल का नाम बताया उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और सर लास्ट में जो लोग अब CAPF की तरफ जाना चाहेंगे, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? जी सर, सर मेरे मेनली 3 संदेश रहेंगे। सबसे पहला तो अपना, मैंने एग्जाम के पैटर्न को समझो। सिविल सर्विसेज अलग है, CGL अलग है, CAPF अलग है, सिलेबस सेम है, पैटर्न डिफरेंट है। वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उधर साइंस एंड टेक आता है, इधर साइंस आता है, उधर करंट अफेयर्स डीप वाले आते हैं सिविल सर्विस में, इधर 1 लाइनर आते हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे साइकिल में फंसे रह जाते हैं, उनके बैक टू बैक फेल होते रहते हैं, और पता नहीं चलता किसी को भी। लगता है कि सही जानकारी हो जाए, सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और वो कैसे पता चलेगी? तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगी। जितना डीप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उतना डीप में करो। दूसरा, इसमें फिजिकल मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहें तो करा सकते हैं, पहले से ही करा ले, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई कमी तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं कि सर मेरी 2 उंगली अटैच है,
मेरा सर ये वाला इशू है, तो मैं उनको बताता हूँ कि सर आप एलिजिबल नहीं हो, सॉरी। तो ये है, और फिजिकली फिट रखना है, क्योंकि वेट बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनाए 2022 में, इसने 40% लोगों को बाहर निकाल दिया। वेट की वजह हाँ, क्योंकि पहले 40 दिन मिलते थे। मैंने अपने यूट्यूब में बच्चों को बहुत ज़्यादा बताया बार बार कि इस बार नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक दिन मिलेगा। किसी ने विश्वास नहीं किया और वही हुआ, एक दिन मिला, बहुत सारे लोग बाहर हो गए। और तीसरा, इंटरव्यू के लिए पहले दिन से काम करना शुरू कर दो। इंटरव्यू एक दिन का गेम नहीं है, वो पर्सनल, मैंने पिछले पूरे 1 साल तैयारी करी है और तब जाकर के इंटरव्यू में इतना अच्छा स्कोर मेरा आया है। अब मेरा क्वेश्चन इसमें एक और आ जाता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्या? सर बहुत ज़्यादा कैसे करनी पड़ती है। 2 तरीके हैं। मैं इंटरव्यू के 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो नॉलेज, दूसरा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलप होगी प्रैक्टिस से, बोलने से। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, मॉक इंटरव्यूज दो, बच्चों से बात करो। और दूसरा है नॉलेज, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है। आपसे डैम भरवाया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी हॉबीज, आपका ग्रेजुएशन, लाइक मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वो भी पढ़नी पड़ती है मुझे। जिसमें से इंटरव्यू सवाल बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो और इसके अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी, 5 फोर्सेज है, सबके बारे में जानना, और जो सिस्टर एजेंसीज है उनके बारे में जानना, तो वो सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये पढ़ाई है और दूसरा आपकी पर्सनैलिटी है, दोनों काम तब जा करके आपको बनाएंगे। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो खुद पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। और तो मुझे इंटरव्यू देने के बाद मुझे बहुत लगा था कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया और मेरे कम मार्क्स आएंगे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा बेटर हो सकता था। और तो मेरे ये था कि भाई अच्छे हो जाएगा सिलेक्शन इस बार, मतलब बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन मेरे मेंटोर जो थे उनका बहुत विश्वास था कि आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जो भी। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ मिथ्स होते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इंग्लिश वालों को ही अच्छे मिलते हैं। मैंने दोनों बार इंटरव्यू हिंदी में दिया है और इस बार पहला क्वेश्चन भी हिंदी में था। बहुत ही बेसिक सवाल, मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देख सकते हैं आप। लाइक गली क्रिकेट के ऊपर बात हुई है मेरे साथ, तो वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी हुई बातें हुई हैं। और मैंने कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स भी थोड़ा यूज़ किए ताकि उनको अच्छा लगे और वो मतलब इंटरेस्ट ले मुझे मेरे अंदर। तो यही बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए हिंदी भी चलती है और कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। तो जो लोग मानते हैं कि भाषा व्यवधान उत्पन्न कर सकती है आपके इंटरव्यू में, तो हिमांशु वत्स जी ने उसको क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और आप भी CAPF के तहत एक ऑफिसर बन सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो आपको फिर से पुनः से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।